हाँ आसिया, क्या डाउट है बताना, पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं करूँगा स्टार्ट। सर एरर का है। हाँ बताओ। √0.6। ओके, √0.6 क्या करना है इसका? इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ओके ठीक है। तो 0.6 के पास में कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर हमें ध्यान आ रहा है? हाँ, जैसे 0.64 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 0.8 का। ठीक है, 0.8 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0.64 मिलता है, राइट। तो इससे हमें इसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू √x, और इस फंक्शन में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 √x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब हम अप्रोक्सीमेशन में करते क्या थे कि dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते थे, डेल्टा y बाई डेल्टा x फॉर स्मॉल चेंज इन x। ये हो जाएगा 1/2 √x, राइट। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 √x डेल्टा x हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास दो x की वैल्यू है। x की जो एक वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, वो हम ले रहे हैं 0.64, ठीक है। और फाइनल वैल्यू जो x की ले रहे हैं वो 0.6 ले रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू जो x की है 0.64 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा इनिशियल, वो √x(i) है, तो 0.8 होगा। और जो xf है वो 0.6 है, तो y फाइनल जो होगा √0.6 होगा, जिसकी हमें वैल्यू अभी नहीं पता है। √6.64 की वैल्यू 0.8 होती है, तो हमें पता है। तो अब ये सब कुछ इसमें पुट करते हैं, तो डेल्टा y विल बिकम y फाइनल माइनस y इनिशियल, मतलब √0.6 माइनस 0.8 is equal to delta x is xf minus xi, so 0.6 minus 0.64 अपॉन 2 √x। तो हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू x की जनरली लेते हैं, तो वो 0.64 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में आएगा 0.04, नीचे में आएगा 2 इंटू 0.64 का अंडर रूट 0.8, राइट। और इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 2 डेसिमल आगे करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसको अगर 1.6 को 2 डेसिमल आगे करते हैं तो 160 हो जाता है। तो ये वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है 0 पॉइंट, तो एक जीरो और लगेगा, फिर भी नहीं कुछ होगा, फिर जीरो डालेंगे, एक जीरो और लगेगा, तो 400 हो जाएगा। 400 में 160, 2 टाइम्स जाएगा 320, फिर 800 होगा, तो 0.025। तो फाइनली √0.6 की जो वैल्यू हो जाएगी, इस 0.8 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 0.8 प्लस 0.025 दैट विल बी 8.025। दिस विल बी योर आंसर। सॉरी, 0.8 है ना, 8 क्यों कर रहे हैं। और एक चीज और, सॉरी एक चीज और दिखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे माइनस में आ रहा था ये 0.04, ये माइनस में है, ये माइनस में है, क्योंकि 0.6 से 0.64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा। तो 0.6 का अंडर रूट हो जाएगा 0.8 माइनस 0.025, तो ये हो जाएगा 0. ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 0 गया 7। दिस विल बी योर आंसर 0.775। इज दिस द आंसर आसिया? यस सर। सर लेकिन हम इसे वैसे नहीं कर सकते, FA+DX=FA+F'(A)? क्या बोल रही हो, फिर से बताना। F(A+DX) हम्म, =FA+F'(A)। वही तो किया है ना, वही तो किया है, ये कह रही हो ना, ये कह रही हो प्लस एफ डैश, ये कह रही हो, क्या क्या कहना चाह रही हो? प्लस होगा सर। प्लस यहाँ पर, और फिर उसके बाद तुम्हें पता नहीं है तुम कैसे लगा रही हो, ये थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा। जो तरीका था, मतलब y इज कॉल्ड एफ एक्स, ठीक है, y इज नथिंग बट f ऑफ x,
इनिशियल वैल्यू को हम जनरली a लेते हैं, तो अगर fx मान के करोगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, जो डेरिवेटिव है, इनटू डेल्टा x, ये होता है। यही तो हमने किया है, यही किया है ना हमने। ओके सर, यस सर। This is actually delta y, which is this one. Is this clear to everyone, this question of approximation? Yes, sir. So note और सर अगर पॉइंट में पावर हो तो उसका कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन बताओ। 3.968 to the power 3/2। तो फंक्शन लेंगे x टू द पावर 3/2। ओके सर। और सर अगर 1/o लाइक 1/x to the power something। क्वेश्चन बताओ ना। 17/81 होल टू द पावर 1/4, तो उसमें भी x ले लेंगे। 17/81 होल टू द पावर 1/4, तो यस यहाँ सर। पर x टू द पावर 1/4 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। डन सर। ओके, अच्छा और कोई डाउट है? नो सर। Okay, so let us start linear programming now. As we have discussed in the last class, we will start linear programming in the next class, as it is coming in the exams of many of the students. So linear programming is very much related to the linear inequalities which we have done in class 11. तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको जान लो, मैं बता देता हूँ टर्म्स के बारे में। वैसे एनसीईआरटी के में शुरू में ये सारे टर्म्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे इसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? मान लो कोई फैक्ट्री है और वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब उस फैक्ट्री के जो लोग हैं उनको ये डिसाइड करना है कि कितना हम प्रोडक्ट यूज करें, कितना हम प्रोडक्ट निकालें जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालने से फिर प्रॉफिट कम हो जाए, या उससे कम प्रोडक्ट निकालने से भी प्रॉफिट कम हो जाए। तो बीच में कहाँ पर कोई एक ऑप्टिमम वैल्यू है जहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, या कई बार मैक्सिमम नहीं मिनिमम की भी बात होती है। जैसे मान लो कि मिनिमम लॉस करना है, लॉस मिनिमम हो, तो उसके लिए हम कौन सा वैल्यू लें जिसके लिए लॉस मिनिमम हो। तो इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, डिपेंडिंग कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। फायदे की बात कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम निकालते हैं, नुकसान की बात कर रहे हैं तो उसका मिनिमम निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास वी टॉक अबाउट कंडीशंस। देयर आर फ्यू कंडीशंस ओवर हियर एंड दीज कंडीशंस आर सिमिलर एज वी डिड इन क्लास 11th इन द लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे कुछ ग्रेटर देन का कंडीशन हो सकता है, कुछ स्मॉलर देन का कंडीशन हो सकता है, कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू का हो सकता है, कुछ स्मॉलर देन इक्वल टू का हो सकता है। तो these conditions are generally involved, which are also called constraints। ठीक है, मतलब इस लिमिट में रहकर ही काम करना है। जैसे कहा जाए कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो 5 टन से ज़्यादा नहीं, 5 टन या उससे कम है, तो हम जब भी अपना प्रॉफिट निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो मैक्सिमम कितना हम अरेंज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना अरेंज कर सकते हैं, या कई बार कई जगह पूछा जा सकता है कि मिनिमम कितना कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ग्रेटर देन का या स्मॉलर देन का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का या स्मॉलर देन इक्वल टू का। एंड हियर वी आल्सो कॉल्ड objective function। basically there is one more thing which is called objective function। objective function वही function होता है जिसको minimum करना है या maximum करना है, whether we want to maximize or minimize। so
So if we see a question, based on that you will try to understand what am I talking about. एक क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. So like we have solve the following linear programming problem graphically. So the question says we have to maximize an objective function z which is equal to 4x plus y subject to x plus y less than equal to 50, three x plus y less than equal to 90, x greater than equal to 0, and y greater than equal to 0. So these are the constraints. How many constraints are there? There are 4 constraints. ठीक है, ये जो हमने नीचे में कंडीशन डाली है, these are all called constraints. These are constraints. और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम फिजिबल रीजन निकालेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द फिजिबल रीजन. तो हम सब कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए फिजिबल रीजन निकालेंगे. तो इफ यू रिमेंबर द लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ क्लास 11th, यू मे रिमेंबर कि इसको ग्राफिकली हम कैसे निकालते थे. तो वी विल डू इट ग्राफिकली. जस्ट राइट दिस डाउन, देन वी विल डू इट ग्राफिकली. Done, sir. ओके. सो सबसे पहले हम x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का ग्राफ बनाएंगे. ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि कैसे बनाते थे. पहले इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होती है वो होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. तो इस लाइन को हम प्लॉट करेंगे. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 विल बी अ स्ट्रेट लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 50,0 एंड y इंटरसेप्ट इज 0,50. तो हम ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देते हैं. ये है x प्लस वाई इक्वल टू 50. अब हम इसमें 0,0 जो एक पर्टिकुलर रीजन में आ रहा है उसको पुट करते हैं, मतलब ओरिजिन को. ओरिजिन को अगर हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? तो यस करेगा, क्योंकि 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 50 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसका मतलब है कि हम कौन सा रीजन ले रहे हैं? इसके नीचे वाला रीजन ले रहे हैं. ठीक है. ये अभी हमने एक लाइन कहाँ से निकाली? इक्वालिटी से. और फिर उस रीजन कैसे निकाला? उसमें से कोई एक पॉइंट ले लिया और उसको यहाँ पे इनइक्वालिटी में डाल दिया और उसके बाद कह दिया कि हाँ वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला रीजन होगा. अगर नहीं करता तो उसके अपोजिट वाला रीजन होता. याद है सबको ये? यस Sir. ओके. सो ये अब हम 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगी वो लिखेंगे. तो वो होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 90. और इक्वल टू 90 है तो इसका x इंटरसेप्ट विल बी 30. तो ये 30 थोड़ा सा इधर आएगा एंड y इंटरसेप्ट विल बी 90 इधर आएगा 0,90. तो ये लाइन ऐसे हमने बनाई. अब इसमें भी हम 0,0 अगर पुट करते हैं तो 3 × 0 + 0 इज एक्चुअली 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 90 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो 0 वाला जो पोर्शन है वो ये वाला भी लाइन, ये वाला भी इनइक्वालिटी बताएगा. तो ओरिजिन वाला जो है. अच्छा, दूसरा क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको हम नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट भी कहते हैं. एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दिस इज आल्सो नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि राइट ऑफ साइड ऑफ द y एक्सिस एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है अबव द x एक्सिस. तो ये हमने चारों कंस्ट्रेंट्स के हेल्प से यहाँ पर कुछ बनाया है. अब इसमें से जो एक्सेप्टेबल रीजन है, इफ यू सी, मैं उसको शेड करता हूँ.
तो दैट वुड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये दोनों ब्लू और ब्राउन लाइन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन जो होगा वो ये वाला रीजन होगा। दिस रीजन विल बी आवर फीजिबल रीजन। इज दिस ओके? Yes, sir. ओके, Yes, पहले sir. यहां तक लिख लो। डन सर। ओके, Yes, sir. तो अब अगर हम फिजिबल रीजन को देखें, ये इस तरह का एक रीजन आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ये पॉइंट मैंने मार्क किया, ये ए है, ये ओरिजिन है, ये सी है, ये बी है। तो क्या हम इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं? तो ओरिजिन का तो हमें पता है 0,0 है। ए इज एक्चुअली इंटरसेक्ट विद द एक्स एक्सिस ऑफ ब्राउन लाइन। तो ये क्या था? इफ यू रिमेंबर 30,0 इंटरसेक्ट था। एंड ऑफ द ब्लू लाइन द वाई इंटरसेप्ट इज बी, विच वाज एक्चुअली 0,50। ये 0,50 था। अच्छा, ये जो सी पॉइंट है ये कैसे निकलेगा? तो ये ब्राउन और ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है। तो दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालते हैं अगर, तो सब्ट्रैक्ट करने से y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। x 20 आएगा और y 30 आ जाएगा। तो 20,30 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, अब ये हमने फिजिबल रीजन पहले निकाला, जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज की तरह ही करना होता है। फिर उसके बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सबको यहाँ पे पुट करते हैं। 0,0, 30,0 और ये हो गया 20,30 और ये होगा 0,50। और उसके बाद जब हम इस मैक्सिमम जिसको हमें करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपना, z की वैल्यू क्या है? 4x प्लस वाई। तो सारे कॉर्नर पॉइंट के लिए 4x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे ओरिजिन के लिए तो 0 ही आएगा 4x प्लस वाई, क्योंकि x भी 0 है और y भी 0 है। अच्छा, 30,0 अगर करेंगे तो 120 आएगा। और अगर 20,30 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 30, 110, राइट? 4 इंटू 20 इज 80 प्लस 30। 0,50 करेंगे तो 50 आएगा y की वैल्यू। Now you can say among all the 4 values, which value is actually maximum? So that is 120, which is available at 30,0. So the point 30,0, which is a point, gives you the maximum value which is possible of z. क्योंकि जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स होगी। तो हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स को निकालेंगे, बाकी बीच के रीजन को निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पॉइंट्स उस इनफिजिबल रीजन में इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हम कॉर्नर पॉइंट को निकालेंगे। और उसके बाद जो मैक्सिमम दे रहा है, तो वही ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम बना रहा है। तो फाइनली जब हम ये क्वेश्चन लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन विल बी दैट कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 120 एट x is equal to 30, comma y equal to 0. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just write this down. We'll discuss one more question now. सर तो जो बाकी पॉइंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिबल रीजन है वो भी, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं बताएंगे। मैक्सिमम या मिनिमम हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे मिलता है, उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर तुम चाहो तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे मतलब इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। यस सर। दे दूं एक्सप्लेनेशन? यस सर। अच्छा, पहले ये नोट कर लो, दे देता हूँ।
सर ये 30,90 वाली वैल्यू कैसे आई? 30,0 है, 30,90 कहाँ पे है? थर्टी कॉमा 0 है और 0,90 है ये वाले में। जब x को 0 पुट करेंगे तो y 90 होगा, जब y को 0 पुट करेंगे तो x 30 हो जाएगा। तो उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार x 0 पुट कर रहे हैं, फिर एक बार y 0 पुट कर रहे हैं। यही पूछ रही हो या कुछ और पूछ रही हो? ओके सर, नहीं सर वो मैंने गलत लिखा। सर मैक्सिमाइज करने में हमने मैक्सिमम वैल्यू ली, सेम मिनिमाइज करना होता तो 0 लेते ना। हाँ, मिनिमाइज करता हूँ तो 0 लेते हैं। मैक्सिमम हो या मिनिमम हो वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलना है। यस। उसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं दे देता हूँ, लिख लिया हो तुम लोगों ने तो मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ध्यान से। सो एक्चुअली ये जो मैक्सिमम वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं वो है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो ये जो है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कुछ ऐसी 100 मान लेता हूँ, ठीक है, हमें पता नहीं है, 100 मान लेता हूँ, तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इज एक्चुअली अ लाइन, राइट। तो ये लाइन कैसी है, इस लाइन का जो स्लोप है वो -a/b मतलब -4 हो जाएगा, और जो y इंटरसेप्ट है वो c इज इक्वल टू 100 है, राइट। तो हम एक लाइन बना रहे हैं यहाँ पर, एंड दिस लाइन इज एक्चुअली लाइक दिस। x इंटरसेप्ट 25, हाँ ठीक है 25 होगा, और ये जो है ऐसा बना लेते हैं, तो बड़ा बना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बड़ा ग्राफ बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो फिर इसी ग्राफ में बता देता हूँ। सर हाँ सर हम ग्राफ क्यों बना रहे हैं, हम तो पॉइंट्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुको एक मिनट। यस यस यस, ये मैंने एक लाइन बनाई है, ग्रीन लाइन, विच इज 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इस लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे 4x प्लस वाई को क्या देंगे, 100 देंगे। मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है इस लाइन पे हमेशा 100 रहेगा, ठीक है। अब हम इस लाइन को मूव करते हैं, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर मूविंग दिस लाइन, तो फिजिबल रीजन की तरफ मूव करा रहे हैं इसको, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको धीरे धीरे मूव कराओ तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 की जगह 4x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग एल्स, कुछ और कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वो कांस्टेंट देगा, ऐसे ही ये मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इफ यू सी द रीजन, ये लाइन जब ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ेगी, ये लाइन है, ये यहाँ से कांस्टेंट चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे ये फिजिबल रीजन की तरफ बढ़ रही है। फिर ये सबसे पहले यहाँ पर ए के साथ टकरा रही है, ये कॉर्नर पॉइंट पे ए के साथ टकरा रही है। तो ये लाइन पे हर वैल्यू जो है जैसे 120 ही मिलेगी। फिर उसके बाद और अंदर जाएंगे फिजिबल रीजन में, तो अगला जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमें जो वैल्यू देगा वो ये दे रहा है, इंटरसेक्शन 20 को 110 दे रहा है, मतलब वैल्यू अब कम हो रही है। फिर हम आगे बढ़ के बी तक जाएंगे 0,50, तो वहां पे वैल्यू 50 हो रही है, और 0 पे 0 हो रही है। इस लाइन को और अंदर इधर ले जाएंगे तो फिर निगेटिव नहीं और कम वैल्यू देगा, या हो सकता है निगेटिव वैल्यू दे, एक्स और वाई को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक लाइन की तरह अगर हम बनाएं तो उस लाइन पे इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। अब वो लाइन अगर उसी स्लोप की रहे, m इज इक्वल टू -4 की ही रहे, लेकिन ये जो कांस्टेंट है इसको हम चेंज होते देखेंगे। अगर ये पैरेलली मूव करेगा तो उस कांस्टेंट को चेंज होते देखेंगे। तो व्हाट विल बी द बिहेवियर दैट, कि जहां से भी ये बढ़ रहा होगा सबसे पहले एक कॉर्नर पॉइंट को स्ट्राइक करेगा, और जहां से निकल रहा होगा वहां पर भी एक कॉर्नर पॉइंट को स्ट्राइक करेगा। तो अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ ऐसा होता कि मान लो
इस स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव होता, मान लो ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसको फिजिबल रीजन की तरफ बढ़ाते ले चलते तो सबसे पहले इस कॉर्नर पॉइंट को स्ट्राइक करता, फिर और आगे ले जाते और निकलते टाइम इस कॉर्नर पॉइंट को स्ट्राइक करता। तो ये दोनों में से एक मैक्सिमम होता और एक मिनिमम होता। लेकिन जब हमने इस तरह का स्लोप लिया 4x + y का, तो हम लोगों के पास जो सबसे पहला टकराया वो a से, तो ये मैक्सिमम दे दिया, जो लास्ट टकराया है वो o से, दैट इज मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है? यस तो दिस इज इट्स एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, एक पूरा बुक होता है ऑप्टिमाइजेशन का, एक कोर्स होता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है और दूसरे बुक्स में भी नहीं है। लेकिन ये सिंस तुमने पूछा तो मैंने बता दिया कि वाई ऑलवेज अ मैक्सिमम और मिनिमम अकर्स एट अ कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तुमने जो कांस्टेंट अज्यूम किया है 100, वो तो समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। इसको पैरेलली जब मूव करते हैं तो ये कांस्टेंट चेंज होता है और हर पर्टिकुलर लाइन के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन जब हम पैरेलली मूव कर रहे हैं तो जब इंटर करते टाइम जहां पे टकराएगा और निकलते हुए जहां पर से छोड़ेगा, वो दोनों पे एक जगह मैक्सिमम होगी, एक जगह मिनिमम होगी, और बीच में दोनों के बीच में होगी। तो ये कांस्टेंट जो है चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा जैसे ही हम पैरेलली मूव करेंगे। तो इंक्रीजिंग होगा तो सबसे शुरू में ओरिजिन आ जाएगा, डिक्रीजिंग होगा तो सबसे शुरू में मैक्सिमम आ जाएगा, एंड में मिनिमम आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? फील आ रहा है ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। इसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख लो। सर, अगर ये z = ax + by वाली लाइन फिजिबल रीजन में ही लाई करे तो हमारे पास इनफाइनाइट आंसर्स होंगे ना? ax + by वाली लाइन अगर फिजिबल रीजन में लाई करे तो सर तो हमारे पास इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। ये तो कैसे लाई करेगी? फिजिबल रीजन में तो लाई कैसे करती है? वो तो कॉर्नर पॉइंट पे ही जाएगी। अच्छा, अगर एक लाइन के साथ ओवरलैप कर जाती है, मान लो कि मैं तुम्हें समझाने के लिए ये कर देता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पर 4 लाइंस बनाई तो 4 कॉर्नर मिले। अगर मान लो इसका जो z जो था 4x + y की जगह मैं ले लूँ, अगर मान लो कुछ ले लेता हूँ x + y ले लेता हूँ, ठीक है, ये दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = x + y और इसका स्लोप है -1, ठीक है। तो ये मैं अगर लेता हूं तो ये लाइन जो होगी कुछ इस तरीके की होगी। अब ये जब इंटर करेगी तो ये वाला जो साइड है वो इसके साथ हो सकता है ओवरलैप कर जाए, हो सकता है क्या करेगा, क्योंकि x + y का जो स्लोप है वो -1 है और ये जो x + y < 50 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसका स्लोप भी -1 है। तो उस केस में इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब मैक्सिमम दे रहे होंगे, या मिनिमम होंगे तो मिनिमम दे रहे होंगे। तो फिजिबल रीजन वाली बात तो खैर अलग हो गई, क्योंकि फिजिबल रीजन में जब जाएगा तो उसके बाद वो चेंज हो रहा होगा, निकलते टाइम कहां पर है वो देखना होगा। तो अगर एट द टाइम ऑफ एंट्री या एट द टाइम ऑफ एग्जिट अगर ये लाइन ओवरलैप हो जा रही है किसी पर्टिकुलर लाइन से, तो उस लाइन के हर एक पॉइंट पे तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा मिलना है तो मिनिमा मिलेगा। Is it okay? Yes. Okay. क्लियर है सबको? यस सर। सर तो Yes. एग्जिट पे भी तो मिल सकती है। हाँ मिल सकती है। अगर मैं स्लोप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन x + y ना लेके 3x + y ले लूँ तो फिर एक्चुअली इस वाली लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मिल सकती है। अगर एग्जिट 0 है और मैं लाइन z = y ले लूँ, x का हटा ही दूँ, तो ये जो मिल रहा है मिनिमम यहाँ पर मिलेगा जो x एक्सिस की लाइन है। Are you getting it? Yes. अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा भी कहीं पे
तो वहां पर और क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी रहेगा तो पूछ लेना, ये चुप नहीं रहना। शुड आई क्लियर दिस नाउ? Yes, sir. So one more question we have here. Now this is saying that minimize z equal to 200x plus 500y, राइट। और इसमें जो तुम्हें कंडीशंस दी हुई है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x plus 2y is greater than equal to 10, 3x plus 4y is less than equal to 24, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So should I tell this one and you will try the next one, or should you want to try this one? We will try. हाँ तो ट्राई करो। सर जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसमें हमको z की वैल्यू बतानी होती है, x और y की वैल्यू बतानी होती है? z की वैल्यू भी बतानी होगी और किस पॉइंट पे z की वो वैल्यू आ रही है वो भी बताना होगा। सर यशवर्धन ने बताया कि 0,6 पे 3000, मानस ने बताया 4,3 पे 2300। ओके, लेट अस चेक। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन अगर बनाते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस 2y इक्वल टू 10, 8,0, 5,0 यशवर्धन का आ रहा है, 8,0 हर्षित का आ रहा है। लेट अस सी। तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 का जो x इंटरसेप्ट होगा वो 10,0 होगा और जो y इंटरसेप्ट होगा 0,5 होगा। इस लाइन को अगर हम लेते हैं तो इस तरह की लाइन है। अब अगर हम 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ले लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24।
तो फिर क्या होगा, इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा 8,0 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0,6। अच्छा, रीजन भी साथ में देखना है। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में अगर हम 0,0 पुट करते हैं तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि x प्लस 2y वाला जो रीजन है वो इधर वाला है, उल्टा। ये है तुम्हारी लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 10 और ओरिजिन जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट साइड का लेंगे हम लोग। वैसे ही 3x प्लस 4y में ओरिजिन का अगर हम पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर देगा ओरिजिन। इनफैक्ट इसको जब सेटिस्फाई करेगा तो हम 0,0 वाले रीजन को लेंगे। तो इसके लिए ये वाला रीजन होगा, दिस इज एक्चुअली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सिंपल सा मतलब है कि इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रीजन जो हमारे पास आ रहा है, फिजिबल रीजन, वो ये वाला आ रहा है। इसमें एक पॉइंट तो 0,6 है, एक पॉइंट 0,5 है और एक ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, दिस एंड दिस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 माइनस 2y जो है यहाँ से आ रही है, उसको दूसरे वाले में पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू दिस प्लस 4y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लिखेंगे 4y माइनस 6y माइनस 2y प्लस 30 को उधर ले जाएंगे तो 24 माइनस 30 माइनस 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। तो y 3 हो गया एंड x विल बी इक्वल टू, जब x निकालेंगे हम यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4y मतलब 12, ये 12 हो जाएगा, 12/3 4। तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 4,3। अब टेबल बनाते हैं। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। व्हाट आर दोस 3 कॉर्नर पॉइंट्स? एक 0,5 है, एक 4,3 है, एक 0,6 है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है। इसमें पुट करते हैं, 0,5 पुट करने पे 2500 आएगा और 4,3 अगर पुट करते हैं तो 800, 1500, 2300 आएगा और 0,6 पुट करते हैं तो 3000 आएगा। सो दे आर आस्किंग मिनिमम वैल्यू नॉट मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 2300 होगा एट 4,3। दिस विल बी आवर आंसर। इज इट ओके? यस सर। सर यशवर्धन तुम्हारा 5,0 पे 1000 कैसे आ रहा था? हर्षित का भी सही नहीं आ रहा है, मानस का सही आया था, ठीक है। यशवर्धन तुम्हारा दोनों आंसर थोड़ा गड़बड़ था, तो पिछला वाले में तुम मैक्सिमम निकाल लियो। एनीवेज, so this is how we will solve this. Now I will give you one more question. सर अभी आप बताने वाले थे कि ग्राफ सही क्यों निकाल। वो बता तो दिया था ना मैंने, तो जो स्लोप, मतलब फिर से इसके लिए भी बता दूं? नहीं सर, वो तो आपने ये बताया था कि ग्राफ में जो पॉइंट्स है वही ऑप्टिमम वैल्यू देते हैं। उसका बताया था ना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है 200x प्लस 500y, इसको इक्वल टू कोई कांस्टेंट कर देते हैं अगर हम, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप है वो -2/5 है। -200/500 मतलब -2/5 निगेटिव स्लोप है। तो इसका जो हम लोग लाइन बनाएंगे एकदम एक्यूरेटली अगर बनाना चाहें ऑन ग्राफ पेपर, तो कुछ मेरे ख्याल से इस तरह का एक लाइन बनना होगा जो कि ये होगा ना, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट। तो इस लाइन पे हर जगह कांस्टेंट की सेम वैल्यू होगी। अब इस लाइन को हम मूव कराएंगे इधर, तो यहाँ पर जो है एंट्री इसकी यहाँ से हो रही है और ये आगे जाते जाते एग्जिट जो हो रहा है उसका यहाँ से हो रहा है। तो एंट्री 4,3 पे हो रही है और एग्जिट नहीं 0,6 पे होगा एग्जिट। तो ये लाइन थोड़ी सी और हमें इस तरीके से बनानी होगी
कि एग्जिट के टाइम 0,6 को लास्ट में ये इनकाउंटर करेगा। एक प्लॉट कर ही देते हैं। 200 सर मैं अगर मतलब मेरा क्वेश्चन है कि अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं हो सकता। अल्जेब्रिकली सॉल्व हुआ ना, ये टेबल बनाया ना, टेबल तो अल्जेब्रिकली ही है। बाकी ग्राफिकली अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर है तो उस पर तुम इसके कोरस्पॉन्डिंग लॉ प्लॉट लाइन प्लॉट करके उसको मूव करा के देख सकते हो कि कहाँ से इंटर हो रहा है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है, और वो पॉइंट्स ऑब्वियसली मैक्सिमम और मिनिमम होंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है ये चेंज होता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे तुम लाइन को पैरेलली मूव करोगे। बात सर समझ, मैं कह रहा हूँ जो ये पॉइंट्स है ना, जो पॉलीगन के पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या अलजेब्रिकली नहीं निकलते? अल्जेब्रिकली तो ये वाला तो अल्जेब्रिकली निकाला ना, ये इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिला 4,3। नहीं सर, बेसिकली सर जो ग्राफ का फीजिबल रीजन है वो फीजिबल रीजन बिना ग्राफ के हम नहीं निकाल सकते ना। नहीं, वो बिना ग्राफ के नहीं निकाल सकते। फिजिबल रीजन कैसे निकालोगे? इनइक्वालिटी है ना, इक्वालिटी तो है नहीं। इनइक्वालिटी के लिए तो रीजन होता है ना, इक्वालिटी के लिए तो लाइन होती है, इनइक्वालिटी के लिए तो रीजन होता है, वो तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा ग्राफ में। यस सर तो इस टाइप के क्वेश्चन को खाली ग्राफिकली सॉल्व करा जा सकता है। बिल्कुल। इसका एक और मेथड होता है सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन वो सब काफी आगे जाके करना होता है, अभी नहीं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो तुमसे हो जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज में फिर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया जिसमें तुम्हें कंस्ट्रेंट्स खुद बनाने हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर दूं और इसका कंस्ट्रेंट तुम्हें खुद बनाना होगा, तो फिर उसको कैसे करोगे मुझे बताओ। तो मैं आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप करने में टाइम लगेगा, इस तरीके से कर लेता हूँ। तो इसको कह सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तुम भी लिखते जाओ साथ साथ में। A dietitian wishes to mix two types of foods in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C food. One contains 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg
of vitamin C food 2 contains 1 unit per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin C. It costs rupees 50 per kg. It costs rupees 50 per kg to purchase food 1. And rupees 70 per kg to purchase food 2. Formulate this problem as a linear programming problem. To minimize the cost of such a mixture, and then solve it also. Have you got the question? Yes. So first try to formulate the problem. Solve तो बात की बात है, पहले formulate करो, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसको डिस्कस करते हैं.
someone has given answer, I think 2,4 rupees 280, यशवर्धन. Okay, let us wait for others also. तो इसको पहले फॉर्मुलेट जब करेंगे तो x क्या लेंगे, y क्या लेंगे, ये पहले हमें डिसाइड करना है ना. सो इसमें क्या रहा है कि फूड 1 हम कितना लें और फूड 2 कितना लें, ये है. तो z इज इक्वल टू, मान लो फूड 1 जो हम ले रहे हैं x kg फूड 1 का ले रहे हैं और y kg फूड 2 का ले रहे हैं. यशवर्धन इज सेइंग 380. ओके, लेट अस सी. तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z होगा वो है कि हम मिनिमम कॉस्ट चाहते हैं. जो भी सामान हम ले रहे हैं उसमें कम से कम खर्च हो और हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए. तो z को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, वेयर z इज एक्चुअली द कॉस्ट. तो अगर x kg फूड 1 लेंगे तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 50x और फूड 2 अगर y kg लेंगे तो वो 70y हो जाएगा. दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑफ फूड 1 एंड फूड 2. अब कंडीशंस क्या क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं. मानस का 38 आ रहा है, आसिया का 350 एट 0,35. अच्छा, देख लेते हैं. इसको मिनिमाइज करना है. सब्जेक्ट टू व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स. तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी होना चाहिए. तो विटामिन ए फूड 1 में से हमें मिलेगा 2 यूनिट्स पर केजी. तो हमने कितना केजी लिया है फूड 1? फूड 1 हमने x केजी लिया है. तो फूड 1 से विटामिन ए जो हमें मिल रहा है वो 2x यूनिट मिल रहा है. 2x विटामिन ए मिल रहा है फ्रॉम फूड 1. और फूड 2 में से विटामिन ए अगर हम लेंगे तो पर केजी 1 यूनिट मिलता है. तो y केजी का y यूनिट हो जाएगा. तो दिस इज विटामिन ए फ्रॉम फूड 2. तो दोनों विटामिन जो होने चाहिए, टोटल विटामिन ए हमें एटलीस्ट 8 चाहिए. तो एटलीस्ट 8 चाहिए, तो यहाँ पर होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हमें चाहिए टोटल विटामिन ए. सो दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट. उसी तरीके से फूड 2 से जो हमें विटामिन सी नहीं, जो विटामिन सी हमें मिल रहा है वो दो जगह से मिल रहा है. फूड 2 से भी, फूड 1 से भी. फूड 1 से 2 इंटू विटामिन सी जो फूड 1 से मिल रहा है, नहीं हाँ, फूड 1 से जो विटामिन सी मिल रहा है वो x होगा और जो फूड 2 में से विटामिन सी मिल रहा है वो 2y होगा. और विटामिन सी हमें चाहिए 10 यूनिट्स कम से कम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10. दिस इज विटामिन सी फ्रॉम फूड 1 and this is vitamin C from food 2. तो बेसिकली ये कंस्ट्रेंट हमारे पास आ गए हैं. अब इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली. तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग, एक तो आ जाएगा 5,0 नहीं, इस वाले के लिए बन जाएगा 10,0 और 0,5. तो दिस इज एक्चुअली 10,0 and this is actually 0,5. और ये जो दूसरा वाला है इसके लिए अगर प्लॉटिंग करेंगे तो 4,0 और 0,8. तो बेसिकली अगर हम इनइक्वालिटी करते हैं सॉल्व, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अगर करते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे.
और हमें यहाँ पर नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट भी लगाने हैं, क्योंकि जितना हम फूड 1 ले सकते हैं वो निगेटिव में तो ले नहीं सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फूड 1 हम या 0 से ज़्यादा लेंगे, ये तो नहीं कह सकते ना फूड 1 -5 kg ले रहे हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो अमाउंट हम लेंगे वो 0 प्लस ही रहेगी, इसलिए नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट भी लगेगा। तो फाइनली जो हमारा शेडेड रीजन आ रहा है वो फिर ये आएगा। ये अनबाउंडेड है, दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। पिछला जो दोनों एग्जांपल हमने देखा था वो बाउंडेड था, यहाँ पे अनबाउंडेड है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स एक 0,8 है, एक ये वाला मिलेगा जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम दोनों का निकालते हैं तो क्या आएगा, x और ये सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 4x - x विल बी 3x और 20 - 12, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3, नहीं x इज इक्वल टू, एक मिनट वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2x + y इक्वल टू 8 एंड x + 2y इक्वल टू 10। तो कैलकुलेट अगर करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो y - 4y इज -3y, 8 - 20 इज -12, तो y की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 8 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2,4 है, ये पॉइंट जो हो गया वो 2,4 हो गया। तो देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स, तीनों के लिए अगर हम वैल्यू निकालें एक टेबल बना के, 0,8 और 2,4 और 10,0, तो हमें क्या मिल रहा होगा, 50x + 70y में पुट करते हैं तो 7 8 इज 420, इतना हमारा कॉस्ट लग रहा है। और 2 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। सर 560 होगा वो। ओ सॉरी, हाँ 560। 2,4 करेंगे तो 100 + 28 380 हो जाएगा। कई लोगों ने आंसर दिया था, आई थिंक यही होगा। 10 0 पुट करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, 380 एट 2,4। 2,4 का मतलब ये हो गया कि 2 kg ऑफ फूड 1 एंड 4 kg ऑफ फूड 2 एंड 380 का मतलब हो गया कि द कॉस्ट। सर ये आपने इक्वेशंस कैसे बनाई? जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी से वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करके उसकी इक्वेशंस में चेंज कर देना है। ये देखो ना, हमने एक्स वाई किसको माना, सबसे पहले तो यही हमें देखना है। तो x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2। इज इट ओके? सर लेकिन यहाँ पे फूड 1 तो दोनों विटामिन ए और विटामिन सी को कंप्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग एक बार विटामिन ए की कंडीशन निकाल रहे हैं। विटामिन ए जो है हमें फूड 1 से भी मिल रहा है और फूड 2 से भी मिल रहा है। तो फूड 1 में से 2 यूनिट पर केजी है तो 2x मिल जाएगा, और फूड 2 में से विटामिन ए 1 यूनिट पर केजी है तो y यूनिट मिल जाएगा। तो 2x + y, ये मैंने लिखा है ना कि विटामिन ए इज 2x फ्रॉम फूड 1 एंड विटामिन ए फ्रॉम फूड 2 इज y। और टोटल विटामिन ए हमें कम से कम 8 यूनिट्स चाहिए, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ही विटामिन सी जो फूड 1 में से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो x मिलेगा। और फूड 2 में से विटामिन सी 2y मिलेगा, क्योंकि y kg है और 2 यूनिट पर kg पाया जा रहा है, और वो कम से कम हमें 10 चाहिए, तो ये लिख दिया। सर एंड में हमें दोनों फूड 1 और फूड 2 खरीदना है, यही है क्वेश्चन। हाँ, मतलब हमारे पास आया 2 kg ऑफ फूड 1 एंड 4 kg ऑफ फूड 2 विल गिव यू द मिनिमम कॉस्ट एंड दैट विल बी ₹380 एंड आवर कंडीशंस विल आल्सो सेटिस्फाई। जितना हमें विटामिन ए और विटामिन सी चाहिए उतना हमें मिल जाएगा कम से कम। सर हमने ऊपर वाला क्यों लिया एरिया ग्राफ में? क्योंकि हम रीजन देखेंगे ना, जब लाइन ड्रॉ कर लोगी तो उसके बाद 0,0 पुट करते थे हम लोग, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें ऊपर वाला लेना होगा। ये लाइन है, ये लाइन है और ये है, तो ओरिजिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके अपोजिट वाला रीजन हो जाएगा। इसमें भी ओरिजिन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो अपोजिट वाला रीजन हो जाएगा।
ओके सर। सबके पास एनसीईआरटी है? क्योंकि मेरे लिए टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना टाइम लग जा रहा है इसको टाइप करने में। मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, उसको ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी से? यस यस सर। ओके, तो अभी हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 12.2 में से कर रहे हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो, 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 8। ये एक बार ट्राई करना।
ओके, few answers have come. Let us see. पहले मैं उसका वो बना देता हूँ, objective function or constraints. A merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model that will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit. तो हमें निकालना क्या है कि ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने वो स्टॉक करे. तो लेट कंप्यूटर जो 1 है या जो फिक्स कंप्यूटर है डेस्कटॉप, वो x यूनिट ले लेता है, और जो पोर्टेबल कंप्यूटर है वो y यूनिट्स ले लेता है. So what would happen? तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अच्छा, कॉस्ट अभी देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन ₹70 lakhs and if his profit on the desktop model is ₹2500 and on portable model is ₹5000. ठीक है. So what is actually the profit, which is Z, is the profit, उसको मैक्सिमाइज करना है. तो जो एक कंप्यूटर है पहला वाला डेस्कटॉप मॉडल, वो 4500 रुपये का प्रॉफिट देता है, तो 4500 x हो जाएगा. और जो पोर्टेबल है वो 5000 का प्रॉफिट देता है, तो 5000 y हो जाएगा. And he does not want to invest more than 70 lakhs. तो 25,000 का तो सेलिंग होगा, नहीं, कॉस्ट प्राइस जो होगा पहले वाले कंप्यूटर का 25,000 हो जाएगा. तो 25,000 x इतना तो फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर में इन्वेस्ट हो जाएगा, और दूसरा जो पोर्टेबल है उस पर 5,000 y, 40,000 सॉरी. ये इन्वेस्टमेंट है और ये 70 लाख से कम रहनी चाहिए. तो लेस देन इक्वल टू 70 लाख, कितना जीरो हो गया, 1 10 100,000 10,000 लाख 7 लाख, एक जीरो और डाल दो. तो इसको थोड़ा सा 3 जीरो कॉमन लेके हम कैंसिल कर दें अगर, तो 25x प्लस 40y इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 7000. और जो टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए वो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब सर इसको और छोटा कर सकते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1400. अच्छा, नहीं, 5x प्लस 8y. यस सर. ठीक है, सही बोल रही है. तो ये बना लेते हैं इक्वेशन हम. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और उस वाले को नहीं मानते हैं. और दूसरे वाले में कि 250 यूनिट होना चाहिए, तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 250. इससे ज़्यादा बिक नहीं पाएगा, तो ये मैक्सिमम है जो वो खरीद सकता है. तो ये दो कंडीशन हो गई. फिर नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स जो होंगे वो तो पॉजिटिव ही रह सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है वो ये है. सो देयर आर 4 कंडीशंस. ये तो नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं ही, उसके अलावा 2 और कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. अब इसको सॉल्व करना है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबने कर लिया है? यस सर. ठीक है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें ग्राफ बनाना है.
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 का जो लाइन है वो ये है, ये 250 कॉमा 0 है और 0 कॉमा 250 है, और 0 कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला रीजन ले सकते हैं, इस रीजन में ही 0 है। दूसरा वाले में अगर तुम करोगे तो x इंटरसेप्ट आएगा 5 to 10, ओके, और 5 से डिवाइड करते हैं 280, ठीक है, 280 विल बी समवेयर हियर, और अगर y एक्सिस पे देखें तो 1400/8 जो होगा वो क्या होता है, एक 175, ये वाली एक लाइन आएगी। 0 कॉमा 0 अगर इसको पुट करेंगे तो ये वाला रीजन आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, सो अवर शेडेड रीजन इज दिस इज द फिजिबल रीजन। अब ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो 3y होगा ये, और 1400 माइनस 1250 150 होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 और x की वैल्यू हो जाएगी 200। दिस पॉइंट इज 200,50। अब टेबल बना लेते हैं। क्या क्या आ रहा है अपने पास, कॉर्नर पॉइंट 0,175 आ रहा है, 200,50 आ रहा है, और 250,0 आ रहा है, और एक 0,0 भी आ रहा है ऑफ कोर्स। तो अब अगर हम इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा इसका, जैसे पहले वाले की वैल्यू अगर निकालेंगे 3 0 तो आगे लग ही जाएगा, 175 इंटू 5 अगर करते हैं 5 5 25 का 2 बचा, 37 का 3 बचा, 875,000। दूसरे वाले को कैलकुलेट अगर करते हैं, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर फॉर नाउ, लेकिन तुम लोग कैलकुलेटर मत यूज़ करने की आदत डालना, तुम्हें एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। 200 इंटू 4500 प्लस 5000 इंटू 50, ये तो आ रहा है 1,1540। 250,0 अगर करेंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, मैं बस ये सजेस्ट कर रहा था कि हम इक्वेशन में से 500 कॉमन ले सकते। हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ट्रिपल इसको करेंगे तो ये 000 हो गया, 45 इंटू 25, 1125, और 0,0 पे 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है उसमें मैक्सिमम किस में मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है, ये मिल रही है मैक्सिमम। दिस विल बी योर आंसर। 200,50 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इज दिस ओके? दिस इज द maximum profit when you purchase the desktop one, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो 200 यूनिट, और जो पोर्टेबल कंप्यूटर है वो 50 यूनिट्स लेते हो, तो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा और तुम्हारी जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सब सेटिस्फाई भी रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस?
Yes, sir. Okay. So just write this down. Done, sir. ओके एक एक्सरसाइज और है मिसलेनियस एक्सरसाइज, लेकिन थ्योरी यही है जो थ्योरी अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो आई होप तुम लोग 3 एक्सरसाइज कर लोगे बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। और अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, नहीं तो हम लोग फिर एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इज इट ओके? यस सर ये चैप्टर खत्म है? हाँ ये चैप्टर खत्म है, छोटा सा चैप्टर था, थ्योरी भी ज़्यादा नहीं थी, बस वर्ड प्रॉब्लम्स। तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज में इक्वेशंस वाले प्रॉब्लम मिलेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और मिसलेनियस में मिला जुला के मिल जाएंगे। सर। हम्म। सर अगर फीजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो? फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। मान लो कि अगर हमने बना लिया एक इनइक्वालिटी से हमें ये लाइन मिल रही है सपोज, और दूसरी इनइक्वालिटी से ये लाइन मिल रही है, और इसके नीचे वाला रीजन ले सकते हैं या इसके ऊपर वाला ले सकते हैं। तो देयर इज नो कॉमन रीजन, तो फिजिबल रीजन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन अगर दे देता है कोई तो देयर इज नो सॉल्यूशन। एक्चुअली मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथ्स में क्या होता है ना कि नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। सो कई बार ऑप्शन भी तुम देखोगे पहले आते भी थे कि नो सॉल्यूशन। तो इफ इन लाइफ यू हैव, जैसे देखते हो ना, इन लाइफ यू हैव सम प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो देन देयर इज नो सॉल्यूशन, छोड़ दो उसको। वैसे ही जो क्वेश्चन मैथ्स का नो सॉल्यूशन वाला है उसको छोड़ दो। यस चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।